लास्ट टाइम कहां तक पढ़ाया था आप लोग को? एएसपी। लूप ये सब बता दिए थे ना कि सेम है। तुम लोग याद ही नहीं रखते हो कहां तक लास्ट पढ़ाए थे, कैसे होगा? हम्म। किसी को नहीं याद है क्या बताए थे? लूप सब सर। सर रीड लाइन ये सब बता दिए थे। रेड लाइन बता दिए थे, राइट लाइन बता दिए थे, राइट बता दिए थे, क्या होता है राइट लाइन, कन्वर्ट बता दिए थे, कन्वर्ट कैसे करता है ना? यस सर, यस सर। जो रेड लाइन के राइट लाइन के थ्रू जो भी इनपुट लेते हैं वो एज ए क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है ना? तो वो स्ट्रिंग को फिर हम लोग अपने हिसाब से क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटी आप समझ गए थे कि कैसे इनपुट लेंगे कैसे आउटपुट लेंगे। बाकी चीजें जो मैं आपको बता रहा था वो ये कि सारा चीजें आपको सेम है सी जैसा, जो चीज यहाँ पर डिफरेंट होगा मैं उसको थोड़ा डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, आइए देखिए मैं ओपन करता हूँ एक शेयर पीडीएफ। आप लोग को नहीं भेजे हैं क्या जो .NET का नो सर। ASP का C# का पीडीएफ है, वो नहीं भेजे हैं? नहीं सर। नो ठीक है, सर। तो आज उसको भेज देंगे, याद दिला। ये पीडीएफ जो है आप लोग के पास ये पीडीएफ नहीं भेजे हैं, तो ये पीडीएफ आप लोग के पास मैं भेज दूंगा आज, ये C#.NET। तो इसमें एक बार हम फ्रिक्वेंटली देखते चल रहे हैं और उसके बाद हम लोग कहाँ से जो आपको डिफरेंट होगा वो चीज पर मैं डिस्कस करूंगा। इनपुट आउटपुट दोनों चीज मैंने बता दिया था। वेरिएबल कैसे लेते हैं वो बता दिए थे, वेरिएबल डिक्लेरेशन आपको सी जैसा है। डेटा टाइप भी आपका सेम है ना? सिर्फ और सिर्फ एक बुल डेटा टाइप है ना, बुलियन, जो आपको बुलियन वैल्यू लेगा। और ऑपरेटर भी आपको डिस्कस कर दिए थे, ये ऑपरेटर कौन कौन है। तो आइए हम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारे को हम सिर्फ डिस्कस करते जाते हैं जहां तक सेम मिलेगा। एरे यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस है, चेंजिंग है, तो एरे से फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें एरे ले सकते हैं। क्लियर है? तो आइए, सबसे पहले आप आइडेंटिफायर जानते हो। वेरिएबल आपको सेम टू सेम सी जैसा है, जो वेरिएबल लेने का रूल है, ठीक है, या जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं वो सारा आपको सेम टू सेम किसके जैसा है, सी जैसा है। यानी कि अगर मुझे इंटीजर टाइप का लेना है तो इंट, एक प्रोग्राम आपने ही बनाए थे क्या वो प्राइम चेक करने वाला इसमें? कंफ्यूजन होता है कि किस क्लास में C# में क्या बताए थे, 4-5 क्लास में वो पता नहीं चलता है किस क्लास में क्या बताए थे। आप लोग को भी नहीं याद है क्या लास्ट टाइम बताए थे? प्राइम वाला नहीं हुआ था सर। चलिए, तो इफ एल्स एक एक करके हम एक एक दिखा देते हैं, उसके बाद फिर तुरंत पढ़ते चलेंगे। तो वेरिएबल आपको सेम टू सेम है, जैसे आप यूज करते हैं सी में, C++ में, उसी तरह आपको वेरिएबल भी यहाँ पर है। इंट ए, फ्लोट बी, यानी कि ये आपको कोई सीखने की जरूरत नहीं है, ये आप सब जानते हैं, सेमी कॉलन ये सब जानते हैं कब लगेगा। तो सेम टू सेम वेरिएबल डिक्लेरेशन है। ठीक है, कांस्टेंट आपका सेम है। कांस्टेंट में आप इंटीजर कांस्टेंट पढ़ते हो, उसके बाद आप पढ़ते हो फ्लोट कांस्टेंट पढ़ते हो, तो यहाँ पर भी फ्लोट कांस्टेंट है। उसके बाद आप कैरेक्टर कांस्टेंट पढ़ते हो, तो कैरेक्टर कांस्टेंट आप जानते हो कैरेक्टर क्या होता है। उसके बाद आप पढ़ते हो स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो स्ट्रिंग भी आप जानते हो। और एक कांस्टेंट आपका होता है बुलियन कांस्टेंट, यहाँ पर
जो आप सी और सी प्लस प्लस में नहीं पढ़ते हैं, ये कांस्टेंट आपको मिलेगा जावा में, पाइथन में। तो यहाँ पर भी एक बुलियन कांस्टेंट है, और बुलियन कांस्टेंट में सिर्फ और सिर्फ दो ही वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। ट्रू का सारा स्मॉल लेटर में होगा, केस सेंसिटिव है तो ये ट्रू और फॉल्स। क्लियर है? बाकी सब सेम आपका होगा। अब जितना भी कांस्टेंट होता है वो सारे कांस्टेंट के लिए हमारे पास डेटा टाइप होता है। क्या होता है? डेटा टाइप होता है। तो यहाँ पर डेटा टाइप इंटीजर के लिए इंट होगा, कैरेक्टर के लिए कैर है, फ्लोट के लिए फ्लोट है, डबल है, दोनों फ्लोट के लिए है, बुलियन के लिए बुल है। ठीक है? स्ट्रिंग के लिए भी यहाँ पर है आपका। ठीक है? ऐसा नहीं कि हम कैरेक्टर का एरे बनाएंगे तब स्ट्रिंग पढ़ेंगे, नहीं। स्ट्रिंग के लिए है, आप डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो, स्ट्रिंग एस, है ना, और इसमें एस में आप स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू ले सकते हो। तो ये आपको स्ट्रिंग के लिए डायरेक्ट आपका डेटा टाइप है ना। उसके बाद इंट, कैर, फ्लोट में फ्लोट भी है, डबल भी है, इस नोट्स में है। नोट्स में से आप देख लीजिएगा, आपको फ्लोट डबल के साथ साथ एक डेसिमल भी है। एक क्या है? डेसिमल डेटा टाइप, जो आपको फ्लोटिंग टाइप के डेटा को ही रखेगा। फ्लोट, डबल और डेसिमल, तीन है आपको फ्लोटिंग टाइप के डेटा को। हर का प्रिसीजन अलग अलग है। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन होता है कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट होना चाहिए। जैसे मैं ये फ्लोट वैल्यू लिखूंगा तो इसका प्रिसीजन 2 है, ये कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, इसका प्रिसीजन 3 है। तो सबका प्रिसीजन अलग अलग है। फ्लोट का 7 है, डबल का 14 है, और डेसिमल में आप पॉइंट के बाद 28 डिजिट ले सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रिसीजन के अनुसार 3 दिया हुआ है। बाकी इंट और कैर आप समझ रहे हैं। तो ये डेटा है, डेटा टाइप है। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन। सिंपली वेरिएबल डिक्लेरेशन में पहले हम लोग डेटा टाइप यूज करेंगे और उसके बाद वेरिएबल यूज करेंगे। सेम सी जैसा है, तो आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर अब फर्दर जब हम वेब डिजाइनिंग में इस कोड को यूज करेंगे तो आपको ये बता देंगे। ठीक है? ये इसका हो गया इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन भी वेरिएबल को आप जानते हो, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। तो ये इनिशियलाइजेशन भी आपका क्या है? सेम है, कोई अंतर नहीं है। यहां तक आप समझ रहे हो। ऑपरेटर, और ऑपरेटर में आपको आ जाएगा अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, असाइनमेंट, टर्नरी। ये सारा ऑपरेटर है। सिर्फ एक ऑपरेटर नहीं है, वो है आपको बीटवाइज। ठीक है? बीटवाइज। बाकी सारा आपको इसमें मिलेगा। अर्थमेटिक में सेम सारा सी और सी प्लस प्लस वाला है, सेम टू सेम। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, नोट। ठीक है? सारा सेम है। कंपैरिजन में भी सारा आपको सेम है। यहां पर कंपैरिजन जो आपको देगा वो आपको देगा ट्रू और फॉल्स, है ना। यहां पर 0 और 1 नहीं देगा, क्या देगा? ट्रू और फॉल्स देगा। तो कंपैरिजन भी यहाँ सेम है। आप जिस तरह सी में कंपैरिजन आप वेरिएबल वैल्यू पर करते हो, जैसे न्यूमेरिक वैल्यू पर करते हो 4 ग्रेटर देन 5, और कैरेक्टर वैल्यू पर करते हो, तो यहाँ पर कैरेक्टर वैल्यू पर भी कंपैरिजन आप कर सकते हो, क्योंकि कैरेक्टर वैल्यू भी सी के जैसा यहाँ इंटरनली इंटीजर ट्रीट करता है, आस्की पर काम करता है। तो वो भी आपका सेम टू सेम है आपका। ठीक है? अब लॉजिकल में एंड और नॉट, ये सारा जानते हो। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्लस प्लस, माइनस माइनस यहाँ भी है। असाइनमेंट भी है, a = 10, a = a+10, ये सेम है। टर्नरी स्टेटमेंट सेम है। कॉन्स्ट कीवर्ड सेम है। इनम कीवर्ड आपका सेम है। जो आपने सी में पढ़ा था वो आपका सेम टू सेम है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर हम कोडिंग आगे इसको करें तो, है ना। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद आता है आपको डिसीजन मेकिंग। देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट
एज लाइक सी, यानी सी का और सी प्लस प्लस का या जावा, इवन जावा में जो आप डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे वो सारा सेम है। इफ एल्स, इफ, नेस्टेड, लैडर, सारा होगा जैसे वहां पर होता था। ग्रुपिंग के लिए भी आप करली ब्रेस का यूज करेंगे, नो इंडेंटेशन, करली ब्रेस यूज होगा। ठीक है। स्विच केस भी इसमें है, जैसे स्विच केस अलग काम करता है, सी प्लस प्लस में भी आपने देखा स्विच केस, टू सेम है। वाइल, फोर, दो लूप है, डू वाइल इसमें नहीं, वाइल और फॉर लूप है। ठीक है, डू वाइल इसमें नहीं है। तो वाइल और फोर लूप सेम टू सेम काम करेगा। एक लूप और है, उसका नाम है फॉर ईच लूप। फॉर ईच एक ही साथ होगा, ये अलग अलग स्पेस हो गया है, फॉर ईच लूप। इसका हम लोग यूज करते हैं एरे के कॉन्सेप्ट में। एरे हम अगर बताएंगे तो इस लूप का हम लोग यूज करेंगे फॉर ईच लूप का। और उसके बाद है आपको ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू का यूज नहीं करना है, ब्रेक और कंटिन्यू। तो यहां तक आपका एकदम से सेम टू सेम है, कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हम कोडिंग यूज करेंगे सेम वैसे ही कोडिंग यूज होगा, इसमें कोई बॉदर होने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट थोड़ा सा एरे हो जाता है। एरे यहाँ पर जो है वो आपको जैसे जावा में यूज करते हैं उसी तरह है। तो चूंकि आप जावा पढ़े नहीं हो तो थोड़ा सा हम एरे इसमें बता देंगे। कॉन्सेप्ट सेम है, जैसे एरे हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या रीजन होता है एरे पढ़ने का, वो सारा कॉन्सेप्ट सेम है, बस डिक्लेरेशन यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक कोई प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें ये सब डिसीजन मेकिंग और लूपिंग सब आ जाए, जिससे आपके दिमाग में आ जाए कि ये सेम टू सेम है। ठीक है, तो एक प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं, और जो भूले हुए हैं इनपुट आउटपुट वो भी आप देख लेंगे। तो आइए, प्रोग्राम का नाम आप लिख लीजिए, लूप टेस्ट। पहले से बना हुआ है तो आप लूप टेस्ट 2 कर दीजिए। एक हम प्रोग्राम बना देते हैं, कौन सा प्रोग्राम बना दूं इससे आप समझ जाएं। हम ये बना देते हैं, एक कल जो बताया था सी प्लस प्लस में परफेक्ट नंबर, तो वो बना देते हैं कि वहां पर भी काम आ जाए। और आप देखिएगा नम, और हम मुझे को ये निकालना है आई, इंट नम कॉमा आई, दो लेनी है। इनपुट लेने के लिए आपके पास इनपुट से पहले एक मैसेज आप दोगे, कंसोल डॉट राइट, राइट लाइन यूज नहीं करेंगे, बाकी हम बताए थे कि राइट लाइन और राइट को आप कैसे यूज करेंगे। इंटर एनी नंबर, ठीक है। उसके बाद मुझे नम में लेना है, तो नम इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट, ये बता दिए थे ना, टू इंट 32
और इसमें हम लोग यूज करेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, मेरे पास इनपुट हो गया। अब हम लोग परफेक्ट में चेक करते हैं। पहले तो कोई नंबर परफेक्ट है कि नहीं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कि उसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं और उस सारे फैक्टर को हम लोग को जोड़ते हैं। यही होता है ना। जैसे 28 एक परफेक्ट नंबर है, इसका फैक्टर हो जाएगा 1 2 4 7 14 और 28। बट लगता है कि ये फैक्टर छोड़ के, इटसेल्फ छोड़ के 21 4 25 2 27 1 28 वही नंबर आ जाए तो वो क्या है, परफेक्ट होता है, इटसेल्फ छोड़ के। तो पहले तो मेरे को क्या करना होगा कि फैक्टर निकालना होगा। तो फैक्टर निकालने के लिए मैं चलूंगा फॉर लूप भी चले, वाइल लूप से भी चले। फॉर i इक्वल टू 1 और i लेस देन n तक चलेंगे। तो n तक मेरे को नहीं चलना है, n तक चलेंगे तो 28 भी आ जाएगा। n/2। n/2 चलेंगे या n-1 भी चलेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो n/2 ही हम कर देते हैं कि आपको सिर्फ एक कम तक चले। ठीक है, और i प्लस प्लस। अब मुझे उसके बाद सेम है, देखिए कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप यूज करते हैं तो ये दिखाना था मेरे को, सेम चल रहा है। इफ भी सेम, और लूपिंग के लिए करली ब्रेस यूज करेंगे। इफ हम लोग चेक करेंगे नम, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के लिए है नम मॉडुलस, कटना चाहिए, नम मॉडुलस 2 सॉरी आई इक्वल टू क्या 0। अगर नम यानी कि पहले आई में 1 है और 28 है, 28 में 1 से डिवाइड करेंगे, अगर 0 आ जाएगा वो मेरा क्या है, फैक्टर है। तो उसको मेरे को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के लिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं सम, और सम में फर्स्ट टाइम क्या है 0। तो यहां पर मैं लिखूंगा सम प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा आई। ऐसे भी कर सकते हैं। तो सारे फैक्टर को हम लोग जोड़ेंगे। फैक्टर को जोड़ने के बाद ये जितना भी फैक्टर होगा उसी फैक्टर उसी आई को जोड़ेगा जो n को पूरी तरह क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद फिर हम लोग नीचे आएंगे और चेक करेंगे इफ नम तो मेरा वायलेट नहीं हो रहा है, तो नम इक्वल टू सेम है इक्वल टू और आपका क्या हो जाएगा सम। सम। तो यहाँ पर हम लोग ये यूज करेंगे, और एक लाइन का है तो आप करली ब्रेस जैसा कि नहीं देते हैं तो यहाँ पर भी नहीं देना है। कंसोल डॉट राइट और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग नम, और कॉन्केटनेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पर प्लस प्लस। ठीक है, नम इज परफेक्ट। ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल सी एल्स लिखेंगे और एल्स में आ जाएगा नम इज नॉट परफेक्ट। तो ये हो जाएगा। और लास्ट में आप यूज करोगे, मैंने शायद फॉर बंद किया है ना, फॉर नहीं बंद किया, ये फॉर नहीं बंद किया है, तो फॉर को आप क्या करो, बंद करने से पहले बंद करेंगे हम लोग डायरेक्टली। और बंद किए, और मेन को बंद करने से पहले आपको हो जाना चाहिए कंसोल डॉट रीड की, होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया
इसको बाकी ये सब रखना है रखिए, खाली सिस्टम रखिएगा, बाकी को हटा भी सकते हैं। ट्वेंटी एट, अरे मैसेज तो मैंने लूप में ही डाल दिया। तो हम लोग को लूप को, चीजों को यहाँ पर लूप बंद करना पड़ेगा ना। फोर यहाँ बंद होगा, यहाँ नहीं। और यहाँ पर इफ में करली ब्रेस देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही है। ट्वेंटी एट इज नॉट परफेक्ट, नॉट क्यों दिया भाई? देखिए कहाँ लॉजिक में गलत हो रहा है हम लोग को। I1 num/2 यानी num/2 हो जाएगा आपको 29/2, अच्छे इक्वल टू होगा, क्योंकि 14 तक चल नहीं रहा है। 28 इज परफेक्ट, ठीक है। तो इसको बनाने का पीछे रीजन ये था कि सेम आपका है, समझ गए, कहीं पर कोई अंतर नहीं है। सी आप पढ़े हुए हैं और C++ भी पढ़ रहे हैं, वहां विस्तार से आप चीजों को पढ़ रहे हैं, तो ये सेम है आपको, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। लूप वगैरह सारा सेम है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। एरे यहाँ पर डिफरेंट है, तो एरे हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि एरे में कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ये चीज हम लोग देखेंगे। आइए, ये क्या है? एरे, एरे बताया हुआ है दूसरे क्लास में, लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ, फ्रेश से आपको यहाँ पर बताता हूँ। ब्रेक कंटिन्यू भी सेम काम करेगा। डिक्लेरेशन ऑफ एरे, सबसे पहले तो एरे हम लोग क्यों पढ़ते हैं ये बताओ। एरे पढ़ने के पीछे रीजन क्या है? एरे क्या होता है वो सब जानते हैं। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स। रीजन क्या है क्यों हम लोग एरे पढ़ते हैं? कोई बताओ। यशराज, कौन है यशराज? डेटा को डिक्लेयर करने के लिए सर। डेटा को डिक्लेयर करने के लिए, वो तो हर डेटा को हम लोग डिक्लेयर करते हैं, और इसमें भी किए हैं डेटा को डिक्लेयर। नम इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ भी डेटा को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ हमने एरे यूज किया है? सर मल्टीपल वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए यूज यस, करते हैं। दैट इज राइट, है ना। एरे का पर्पस क्या है कि आप के पास आप एट द टाइम एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर करते हो, एक से ज्यादा नहीं। इसमें आप दो वैल्यू नहीं स्टोर करोगे इस वेरिएबल में। तो अगर मेरे पास बल्क में डेटा हो सेम टाइप का, जैसे अगर मैं कह दूं कि 100 स्टूडेंट का मार्क्स इनपुट लेना है, तो आप क्या 100 स्टूडेंट को मार्क्स इनपुट करने के लिए 100 वेरिएबल बनाओगे इंटीजर टाइप का? नहीं, प्रॉब्लम होगा। आपको अगर 2 स्टूडेंट का मार्क्स इनपुट लेना है तो आप M1 M2 कर देते हो, है ना, 3 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट तक कर देते हैं। लेकिन आपको मल्टीपल डेटा हो, है ना, जहां पर आपको बल्क में 100 150 200 डेटा हो, तो वहां को हम लोग हैंडल करने के लिए क्या पढ़ते हैं? एरे। यानी कि एक तो दिमाग में आपको आ गया, वो कलेक्शन ऑफ डेटा तो पढ़े हुए हैं आप, सिमिलर टाइप। तो यहाँ पर क्या लॉजिक निकल के आया कि हम लोग एरे एक वेरिएबल है, एरे एक क्या है? वेरिएबल है, जो एट द टाइम एक से ज्यादा डेटा को होल्ड करता है एज पर दियर साइज। यानी कि एरे में हम लोग, एरे वेरिएबल में हम लोग साइज देते हैं,
और उस साइज के अनुसार डेटा को क्या करता है, होल्ड करता है। क्लियर है? चलिए तो अब हम लोग को क्या करना है कि जैसा कि आप जाने कि एरे एक वेरिएबल है जो मल्टीपल डेटा को होल्ड करता है, तो आप वेरिएबल जब भी नाम आया आपके दिमाग में आया कि वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो किस टाइप को डेटा को होल्ड करेगा, और वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। जैसे मैंने अगर देखा जाए तो मैंने डेटा नम को डिक्लेयर किया है कि दैट इज ए वेरिएबल विच होल्ड इंटीजर टाइप वैल्यू, ठीक है। सम इज ए वेरिएबल विच होल्ड इंटीजर टाइप वैल्यू, और यहां पर सम को हमने इनिशियलाइज करने का डिक्लेयर करने के साथ साथ क्या किया है, इनिशियलाइज भी किया है। तो ये दोनों चीज हम लोग पढ़ेंगे, कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो पहले हम लोग आएंगे, और ये आप जावा में भी पढ़ेंगे विस्तार से। तो यहाँ पर भी देखें, तो मैं यहाँ पर डिक्लेरेशन का सिंटेक्स लिख रहा हूँ, जैसा कि आप सिंटेक्स फॉलो करते हो। सबसे पहले लिखना है डेटा टाइप, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट इसमें पहले होगा, तो जैसे लिख रहे हैं उसको फॉलो करना है। उसके बाद एरे वेरिएबल नेम सेमीकोलन, ये डिक्लेयर हो गया एरे वेरिएबल। लेकिन C# और जावा में हम लोग क्या करते हैं कि एरे वेरिएबल को डिक्लेयर करने से सिर्फ नहीं होता है, एरे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के साथ साथ उसमें हम लोग मेमोरी एलोकेट भी करते हैं। क्या करते हैं? मेमोरी एलोकेट भी करते हैं। और मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं न्यू कीवर्ड। ये C++ में भी हम बताएंगे, न्यू कीवर्ड के थ्रू करते हैं। तो यहाँ डिक्लेरेशन के साथ साथ हम लोग उसमें मेमोरी एलोकेट करते हैं कि कितने नंबर्स ऑफ डेटा के लिए वो वैल्यू रखेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग साइज नहीं देते हैं, इसलिए साइज यहाँ पर नहीं यूज किया है। अब ये तो डिक्लेयर हुआ, इसका मेमोरी एलोकेट करना है, तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में एरे वेरिएबल, है ना, इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड, न्यू, और उसके बाद डेटा टाइप और स्क्वायर ब्रैकेट में साइज। ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिंटेक्स। अब इस पे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हो गया, तो एग्जाम्पल में आपको हो गया पहले है डेटा टाइप। तो जिस तरह के डेटा टाइप आपको चाहिए, जो डेटा टाइप चाहिए वो आप यूज करते हो। जैसे हम चाहते हैं कि इंटीजर होल्ड करे, वो सारा, वो एरे वेरिएबल सारा वैल्यू एज ए इंटीजर होल्ड करे, तो इंट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद एरे वेरिएबल नेम एन, इसमें पहले होगा। इसीलिए आप देखते होंगे स्ट्रिंग अर्ग्स में ये भी स्ट्रिंग टाइप के एरे बनाया गया है। अब क्लियर हुआ होगा ये, ठीक है ना। और पहले स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो कोई चीजें जो आप पहले पढ़ते हैं उसका संबंध आगे से भी जुड़ा हुआ होता है कि वो क्या होता है। ये भी स्टैटिक भी आपको आगे पूरा क्लियर मिलेगा, और C++ में तो इस पर हम लोग पूरा पढ़ेंगे ही क्या होता है स्टैटिक, तो वहां पूरा क्लियर हो जाएगा कि स्टैटिक क्या होता है और हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो कोर्स वर्क है। तो आइए यहाँ पर इंट एन, अब एन में हम लोग मेमोरी एलोकेट करेंगे। एन इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, न्यू, और फिर डेटा टाइप, तो डेटा टाइप इंट है, और फिर ये साइज हमने दे दिया ये सेमीकोलन। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। इस तरह से आप इसको चाहें तो ये जो दो लाइन में कर रहे हैं कि पहली बार में डिक्लेयर कर रहे हैं और दूसरी बार में मैं इसमें मेमोरी एलोकेट कर रहा हूं न्यू कीवर्ड के थ्रू, आप इसको वन लाइनर भी बना सकते हैं। और इसको मैं वन लाइनर बना दे रहा हूं, तो इसमें हो जाएगा इंट ये एन इक्वल्स टू
ये लिख देंगे, फिर n लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये आपका यहाँ पर डिक्लेयर भी हो गया और साथ साथ मेमोरी एलोकेट भी हो गया। तो ये तरीका है यहाँ पर एरे को लेने का, जो थोड़ा सी और सी प्लस प्लस से डिफरेंट है, बट जावा जैसा है। जावा में आप इस तरफ पढ़ेंगे। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो डिक्लेरेशन आप समझ गए। अब इसका मतलब आप खूब ही जानते हैं कि ये 5 या 5 से कम एलिमेंट्स को होल्ड करेगा एज पर दियर टाइप। दैट मीन्स इसका टाइप क्या है? इंटीजर है, नहीं 5 या 5 से कम इंटीजर को होल्ड करेगा। ये सब जानते हैं। अब हम लोग आते हैं और डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन डिक्लेयर करते समय हम लोग उस एरे में एंट्री लेते हैं, एरे वेरिएबल में इनपुट लेते हैं। जैसे हमने डिक्लेयर किया है, तो इनपुट लेते वक्त दो तरह से इनपुट लेते हैं। एक तो हम लोग जिस समय डिक्लेयर करते हैं उसी समय लेते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं तो देखिए, इसमें भी मैंने वैल्यू लिया है, बट द एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, यानी कि इसको कहते हैं वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जिस समय आप डिक्लेयर कर रहे हो उसी समय उसमें कुछ वैल्यू डाल रहे हो। तो यहां पर इस सम को डिक्लेयर करने के साथ साथ हमने इनिशियलाइज भी किया है, और नम को हमने क्या किया है कि रन टाइम इसमें इनपुट ले रखे, यहां पर ले रखे। तो अब ये प्रोसेस चलेंगे कि कैसे हम लोग एरे वेरिएबल को इनिशियलाइज करें। ये प्रोसेस आप जानते हैं, सी में आप पढ़े होंगे, सेम टू सेम है, तो उसको आप देख लीजिए। अब यहां पर मैं देख रहा हूं, लिख रहा हूं इनिशियलाइजेशन ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे वेरिएबल। एरे वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सिंटेक्स क्या होगा, और सिंटेक्स हम लोग देखते हैं। ये आपका, इस सिंटेक्स को हम लोग कॉपी करते हैं और एक लाइन वाला सिंटेक्स हम लोग लिखेंगे। क्योंकि ये 2 लाइन का है तो हमने 1 लाइन भी बता दिया, ये वाला भी फॉलो कर सकते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल V। चलिए, तो इसको मैं 1 लाइनर बना देता हूं। तो 1 लाइनर मैं जब बनाऊंगा तो ये बैक, और ये आपका हटा दीजिए, ये इस तरह होगा। ठीक है। अब यहां पर एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आपको वैल्यू लेना है, इनिशियलाइज करना है। तो आप यहीं पर वैल्यू लेते हो, और वैल्यू लेने के लिए कौन सा ब्रैकेट यूज करते हो? बिग ब्रैकेट। करली ब्रेसेज। करली ब्रेसेज नहीं यूज करते थे जी। तो यहाँ पर इक्वल टू देके करते हो, बट एल ऑलरेडी यहाँ पर इक्वल टू हम एक बार दे चुके हैं, तो दोबारा इक्वल टू नहीं देना हो। यहाँ पर ब्रैकेट में आप क्या यूज करते थे? वैल्यूज। ऐसे नहीं करते हो? सी प्लस प्लस में एरे पढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे, उसमें ऐसे करते थे, शायद आपको याद नहीं होगा। तो ये आपका वैल्यूज होगा। तो ऑब्वियसली अगर हम साइज देंगे तो साइज के अकॉर्डिंग वैल्यू होगा। तो जितना भी वैल्यू होगा, साइज होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू होगा। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा आपको इंट साइज स्क्वायर ब्रैकेट एरे वेरिएबल n इक्वल्स टू न्यू डेटा टाइप इंट और 5, और यहीं पर वैल्यू लेंगे, और वैल्यू कुछ भी लोगे, 12, 13, 14, 15, 16, 17 हो गया, 5, 6 हो गया। तो ये, और लास्ट में सेमीकोलन। तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो समझ गए? ऐसे ही करते थे ना सी में। यस सर। चलिए
तो ये हो गया। अब समझ गए कि आप कैसे इनिशियलाइज करते हैं और कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब इसमें क्या है कि बाकी सारी चीजें आपको सेम है, यानी कि इसमें भी चूंकि एक से एक वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू को रख रहा है, तो वैल्यू को एक्सेस करना है, वैल्यू पर मैनिपुलेशंस करना है, तो इसके लिए या एंट्री लेना है, तो इसके लिए हम लोग इंडेक्सिंग के थ्रू काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? इंडेक्सिंग के थ्रू। और इंडेक्सिंग आप जानते हैं कि इंडेक्सिंग क्या होता है, और ध्यान देना है कि इसका भी इंडेक्सिंग आपको पहला वैल्यू का इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगा। तो ये आपके दिमाग में आ गया कि पहला 0 है, तो इसी तरह आपको लास्ट का होगा साइज -1, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4। तो ये आपका इंडेक्सिंग वैल्यू होता है। तो अब मैं एक एग्जांपल देके आपको रन करा के बताता हूं। तो दोनों टाइप्स ले सकते हैं, डायरेक्ट भी और रन टाइम लेना है। तो रन टाइम के लिए तो आप जानते हो कि रन टाइम के लिए हम लोग ये यूज करेंगे, कन्वर्ट टू इंट कंसोल डॉट रीडलाइन। तो पहले मैं डायरेक्ट बताता हूं यहां पर। डिक्लेयर करो आप इंट n इक्वल्स टू न्यू इंट साइज 5, और डायरेक्ट अभी वैल्यू ले लो आप 12, 14, 25, 26, 29। ये हो गया। और ये हो गया, डायरेक्ट वैल्यू इनपुट ले लिए, और इसको मुझे प्रिंट कराना होगा। तो प्रिंट कराने के लिए आपको लूप की जरूरत होगा, क्योंकि पहला वैल्यू आपको कहाँ स्टोर है? फर्स्ट वैल्यू बताओ। 0 एन ऑफ 0, सिर्फ 0 नहीं, एन ऑफ 0। 0 तो आप उसके लिए लूप चलोगे 4, और इसके अंदर भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। सी में भी, C++ में बताए होंगे शायद कि, या 4 तो ही बताया नहीं है, तो आप 4 के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो। तो इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 5 एंड i++, और इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर हम लोग राइट लाइन का यूज करेंगे, तो लाइन चेंज कर देगा, तो लाइन चेंज कर देते हैं। और यहाँ पर क्या प्रिंट कराएंगे? n ऑफ g i। ठीक है, तो इस तरह आपको आ जाएगा कंट्रोल S, और लास्ट में हम लोग ऐड करेंगे कंसोल डॉट रीड की। ठीक है, ये, और इसको मैं रन कराता हूँ। ये देखिए आपको आउटपुट आ गया। ठीक है, तो इनपुट हमने डायरेक्ट ले लिया था, और आउटपुट इस तरह के आ गया। और आप चाहें तो टैब में भी रन करा सकते हो। टैब में रन कराना है तो राइट लाइन मत दीजिए, राइट लाइन आपको लाइन चेंज कर देगा, राइट दीजिए, और n ऑफ i प्लस कॉन्केटनेशन के लिए होता है, और प्लस के साथ हम लोग यूज करेंगे \t। ये देखिए, दूसरा एक चीज और आपके दिमाग में आ रहा है कि कोई भी अगर एक प्रोग्राम आप अच्छा से सीखे होते हैं, तो आपको दूसरा प्रोग्राम को सीखने में कंफ्यूजन नहीं होता है। इसीलिए किसी भी एक प्रोग्राम को बेसिक आपको अच्छा से आना चाहिए, है ना। अब अच्छा से अगर नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, नहीं समझ में आया होगा, तो हम इतना जल्दी जल्दी इन चीजों को कर रहे हैं, आपके दिमाग में जाएगा नहीं, बहुत लोग के दिमाग में। तो जब आप आगे कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो एक आपका बेस होना चाहिए। इसलिए पहला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ें,
उसी से आप पहले बेस मजबूत करें, कैसे लूपिंग काम करता है, कैसे प्रिंट काम करता है, क्योंकि लॉजिक हर जगह सेम है। इतना जल्दी क्यों आप सीख रहे हैं? क्योंकि लॉजिक आप जान रहे हो इसमें कि एरे क्या होता है, डिक्लेरेशन थोड़ा सा ऐसे होता है, थोड़ा बहुत चेंज है तो थोड़ा बहुत चेंज को हम लोग एक अडॉप्ट करते हैं और उसके बाद सारा आप जान रहे हैं। तो ये ध्यान देना चाहिए कि बेसिक जो आपने पढ़ा है वो आपको कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और इसमें हम लोग का मेन पर्पस क्या है, ये बता रहे हैं कि इसमें हम लोग का मेन पर्पस क्या है कि हम लोग को इसका इम्प्लीमेंट करना है आपको वेब पेज में। तो यहाँ पर मैं चाहता तो वेब पेज में ले जाके आपको डायरेक्टली बताता कि ऐसे आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन एक्सेस में अगर हम वहां एरे यूज करने लगेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि सर एरे इसमें ऐसे क्यों होगा। इसीलिए सबको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कौन कौन सा चीज इसमें है जिसका हम आगे टर्म यूज करेंगे। जो चीजें इसमें डिफरेंट है उसको मैं जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ कि ये चीज इसमें ऐसे होता है, ठीक है, ये चीज ऐसे होता है कि बाद में जब मैं यूज करूं तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरा पर्पस इस सी शार्प का ये नहीं है कि जैसे हम लोग सी में पढ़े, सी प्लस प्लस में पढ़े, वैसे प्रोग्राम हम लोग रन करा करा के चेक करें, ये नहीं। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बताते चल रहा हूँ कि देखिए ऐसे है, इसमें थोड़ा जो डिफरेंट है वो आपको इस तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये आपका वन डायमेंशनल एरे है। आपको जानते हैं कि साइज आप नहीं भी लेते हैं, जब आप डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन करते हैं तो सी में पढ़ा होगा तो साइज लेना जरूरी नहीं होता है, तो आप नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। तो ये सारा चीज आप समझ गए। अब यहाँ पर मैं एक लास्ट चीज इसमें बता दे रहा हूँ, उसके बाद 2D बता देंगे। 2D भी थोड़ा डिफरेंट है, अगले क्लास में लास्ट बता दे रहे हैं कि एक लूप मैंने जिक्र किया था और वो लूप यहाँ पर यूज होता है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप ये सिर्फ और सिर्फ जावा में यूज होता है ना। कुछ हद तक पाइथन जैसा ये मिलता जुलता है, बट फॉर ईच लूप आपको जावा में मिलेगा। ये बेसिकली यूज होता है आपको कहां पर, एरे के केस में। बाकी जगह पर लूप नहीं होगा। जैसे फॉर लूप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं जहां पर लूपिंग की जरूरत है, फॉर ईच लूप एरे के केस में सिर्फ यूज होता है। अब होता क्या है मैं इसको समझा देता हूं और आपको दिखा भी देता हूं। जैसे फॉर लूप के थ्रू जो हम लोग एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर 12 आ जाओ, 14 आ जाओ, n(0), n(1), n(2) एक्सेस करके फिर उसको मैं प्रिंट करा रहा हूं। यहाँ पर फॉर ईच लूप के थ्रू आप डायरेक्टली एरे के इंडेक्स के थ्रू नहीं एक्सेस करके एरे के एलिमेंट्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि आप डायरेक्टली 12 एक्सेस कर सकते हो, आप डायरेक्टली 14 एक्सेस कर सकते हो, इंडेक्स की जरूरत नहीं है। अब वो कैसे होगा तो आप देखिए, मैं इसको कमेंट लाइन में डाल देता हूं और कमेंट लाइन भी सेम है आपका, मल्टी लाइन और सिंगल लाइन सी सी प्लस प्लस जैसा। और आइए फॉर ईच, ठीक है। और फॉर ईच में हम लोग क्या देते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल में सारे वैल्यू को बारी बारी से स्टोर करते जाते हैं। तो ये वैल्यू आपका किस तरह के है, इंटीजर टाइप का है। यानी कि इंटीजर टाइप का एक हम लोग वेरिएबल लेंगे और उस वेरिएबल में सारे वैल्यू को स्टोर करते जाएंगे, आई इन। और मेरा सारा वैल्यू किस वेरिएबल में स्टोर है, ये एन में। एन में। तो यहां पर लिखेंगे एन। अब ये क्या होगा कि एन का जितना भी वैल्यू है वो पांचों वैल्यू बारी बारी से आई में रिस्पेक्टिवली आते जाएगा। यानी पहली बार आई में क्या आएगा 12, दूसरी बार आई में आएगा 14, तीसरी बार आई में आएगा आपको 25। तो जितना इसमें वैल्यू है, जितना नंबर ऑफ वैल्यू है, उतनी बार ये लूप आइटरेट करेगा। और हम लोग अब जब प्रिंट कराएंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, तो यहां पर हम लोग किसको प्रिंट कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ, तो इंडेक्सिंग की जरूरत नहीं है। आई में खुद 12 आ चुका है, आई में खुद 14 आ चुका है, तो यहाँ पर ये प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। क्या एरर दिया, प्लस होगा सर बीच में। प्लस छूट गया है, प्लस
ठीक है, 12, 14, 25, 26, 29। क्लियर है? अब यहां पर देख लिया, ये आपको कुछ मिलता जुलता हद तक किसके जैसा है, फॉर लूप जब आप यूज करते होंगे पाइथन में, इन ऑपरेटर वहां यूज करते थे, तो उसी जैसा ये भी है जो आप सेम टू सेम ऐसा ही करते थे। तो ये है आपको फॉर ईच लूप, आप इसको एक्सेस कर लेंगे। समझ गए आप वन डायमेंशनल एरे? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। रन टाइम नो भी आप सर। ले लो। हाँ, कुछ पूछ रहा है क्या? नो सर। रन टाइम अगर आपको लेना है तो रन टाइम में भी इसमें थोड़ा सा चेंज कर लो, ये चीज हटा दो आप, ठीक है। और रन टाइम में इनपुट लेना होगा, इनपुट के लिए इंडेक्सिंग चलना होगा, i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, और यहाँ पर मैं यूज करूंगा सिंपल, पहला वैल्यू जाएगा n ऑफ i में, और n ऑफ i इक्वल टू आपका हो जाएगा कन्वर्ट डॉट 2 int 32। तो इसी को मैं देखिए, है ना, 2 int 16, 2 int 32, 2 int 64, और किसी में आपको नहीं लगा हुआ है। तो 2 int 32 आइए, और इसको हम लोग डाल देंगे ब्रैकेट में कंसोल डॉट रीड लाइन, लेकिन रहेगा यहाँ पर इनपुट लेना है, तो मैं सबको हटा रहा हूँ, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। और इसको इस तरह कर देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, ठीक है। और एक हम लोग मैसेज दे देंगे, जैसे मैसेज देते हैं, मैसेज देंगे हम लोग कंसोल डॉट क्या हो जाएगा, राइट, सिर्फ राइट नहीं, राइट लाइन कर दे रहे हैं, नीचे से इनपुट देंगे राइट लाइन, और मैसेज हम लोग के पास होगा इंटर एरे एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, सर रेड लाइन में एरर है। रेड लाइन कहीं रेड लाइन का आर कैपिटल होगा सर। अच्छे आर स्मॉल लिखी है, चलिए। तो इनपुट हम लोग नंबर लेंगे 14, 45, 78, 98, 58 आ गया, रन टाइम इनपुट हो गया। तो ये इस तरह से आपका वन डायमेंशनल एरे काम करेगा। तो ये ध्यान दे दिए एरे कैसे है, ये नोट्स हम आपको शेयर कर देंगे, और ये भी आपको शेयर कर देंगे, इसका पीडीएफ जो है वो शेयर कर देंगे, उसमें आपको बेसिक सब जो ये डिस्कस किए ये सब दिया हुआ है। तो अब अगर आपको दिमाग में देखना होगा तो आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो आपको समझा हुआ है, कोई देखने की जरूरत नहीं है। तो कल नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे, टू डायमेंशनल एरे थोड़ा सा डिफरेंट है ना, तो जो डिफरेंट है वो बता देंगे, और एक और एरे हम लोग इसमें यूज करते हैं रैक्ड एरे, वो एरे भी बता देंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। यस सर। सर हाँ, सर विजुअल स्टूडियो में मतलब उसी फाइल के अंदर कोई दूसरा मतलब दूसरा उसके साथ फाइल कैसे बनाएंगे? क्या दूसरा फाइल? मतलब जैसे प्रोजेक्ट के अंदर फाइल बनता है ना। हाँ, हाँ तो सर वही उसी प्रोजेक्ट में दूसरा फाइल बनाना है, कैसे करेंगे? किस प्रोजेक्ट में दूसरा फाइल? सर फोल्डर का बात कर रहा है। तो हम लोग जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हर एक प्रोजेक्ट में तो अभी तो कंसोल बेस्ड हम लोग फाइल बना रहे हैं, तो कंसोल बेस्ड सिंपल एक ही फोल्डर होगा ना। जब हम लोग विंडो बेस्ड बनाएंगे तब ना उसमें अलग अलग स्क्रीन बनाएंगे, कि ये स्क्रीन है आपका लॉगिन का स्क्रीन है, रजिस्टर का स्क्रीन है। इसमें हम लोग प्रोजेक्ट में क्यों फाइल अभी बनाएंगे? अभी तो हम लोग चेक कर रहे हैं चीजों की कैसे हो रहा है कंसोल बेस्ड में। अभी हम लोग विंडो बेस्ड में कहाँ गए हैं, अलग अलग फाइल हम लोग बनाएंगे। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि इसी फाइल में अलग अलग क्लास बना सकते हैं। तो क्लास तब हम लोग बनाएंगे, अभी तो मेरे को सिर्फ एक ही क्लास की जरूरत है, क्योंकि मेन पढ़ रहे हैं। जब हम लोग अपना क्लास और अपना फंक्शन बनाना सीखेंगे उप्स में,
तब हम लोग देखेंगे कि अलग अलग एक ही फाइल में क्लास बना सकते हैं। अलग अलग फाइल क्या, हम लोग तो सब अलग अलग फाइल, अलग अलग, इसमें एक और क्लास बना दीजिएगा तो उसका अलग क्लास बनाएगा, उसका अलग एक और नेम स्पेस बना दीजिएगा तो अलग फाइल होगा। क्योंकि देखिए नेम स्पेस हमने यहाँ पर दिया है array test4, इसी में आप दूसरा नेम स्पेस बना के भी बना सकते हो, तो 2 फाइल नेम हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो वो आने दीजिए, अभी वो आएगा आपको जब हम लोग अभी फंक्शन पढ़ेंगे, थोड़ा सा उप्स का देंगे कॉन्सेप्ट, उतना डीपली तो नहीं देंगे जैसे C++ में पढ़ाएंगे, लेकिन बेसिक हम बता देंगे कैसे उप्स काम करता है। ठीक है।